नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम चंद राजवंश देख रहे हैं और चंद राजवंश में दोस्तों आज का सेशन है पार्ट 4 का। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखे हैं। जिसने नहीं देखे हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके उनको पहले देख लें। उनको देखने के बाद दोस्तों तभी आप जो है पार्ट 4 देखें, यानी कि पहले पार्ट 1, 2 और 3 देख लें आप। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चंद राजवंश की बात करें हम। चंद राजवंश यानी कि चंद वंश के प्रमुख राजाओं और उनके कार्यों पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और आज के सेशन में हम दोस्तों उद्योतचंद से चलेंगे। उद्योतचंद से लेके महेंद्र चंद तक आज चलेंगे दोस्तों। और महेंद्र चंद आज हमारा जो है चंद राजवंश जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी कि आज चंद राजवंश कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करेंगे आज उद्योतचंद से लेके महेंद्र चंद तक। और महेंद्र चंद को ही दोस्तों चंद वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास में दोस्तों हमने चंद वंश में बाज बहादुर चंद को देखा। और बाज बहादुर चंद से मैंने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए, उनको आप जरूर याद रखें कि बाज बहादुर चंद दोस्तों कौन था और बाज बहादुर चंद ने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए। तो मैंने उनमें आपको बताया था कि एक हथिया देवाल बनाया था। किसने बनाया था? बाज बहादुर चंद ने बनाया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। एक हथिया देवाल, एक हथिया देवाल बनाया था। कहाँ बनाया था? थल पिथौरागढ़ में। ठीक है, थल जो है पिथौरागढ़ में जो है क्या बनाया था? एक हथिया देवाल बनाया था बाज बहादुर चंद ने। उसके साथ साथ दोस्तों घोड़ाखाल का गोलू देवता का मंदिर, ठीक है, याद रखेंगे। घोड़ाखाल का गोलू देवता मंदिर किसने बनवाया? गोलू देवता मंदिर घोड़ाखाल का बाज बहादुर चंद ने बनाया दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों बाजपुर नगर की स्थापना किसने की या बाजपुर नगर की नींव किसने डाली? आपको अगर पूछा जाता है कि किस चंद्रवंश के शासक ने बाजपुर नगर की नींव डाली, तो आपका आंसर रहेगा बाज बहादुर चंद। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि बाज बहादुर चंद दोस्तों बाज बहादुर चंद ने दोस्तों गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति को लाकर अल्मोड़ा के प्राचीन दुर्ग में इसको स्थापित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था बाज बहादुर चंद ने 1673 में मानसरोवर तीर्थ यात्रियों हेतु क्या किया था? गूंठ भूमि दान दी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कि पूछा गया है कि जो गूंठ भूमि है ये कैसी भूमि है, यानी कि गूंठ भूमि किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे गूंठ भूमि जो है बाज बहादुर चंद ने 1600 कितने में 1673 में जो है मानसरोवर तीर्थ यात्रियों हेतु जो है इस गूंठ भूमि को क्या किया था? दान किया था। तो गूंठ भूमि दान देने का मतलब क्या हुआ? तो गूंठ भूमि दान मंदिरों को दान दी जाती है, स्पेशली दोस्तों मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनको जो है ये भूमि दान दी जाती है। क्लियर है? तो इतने फैक्ट मैंने आपको बताए बाज बहादुर चंद से। ये सारे क्वेश्चन फॉर्म में आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप सभी को जो है अच्छे से याद रखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और आज हम उद्योतचंद से चलेंगे आपके महेंद्र चंद तक। ठीक है, और सारे जो है हर राजा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों परीक्षा के लिए, उन सभी क्वेश्चनों पर बात करेंगे। चलिए चंद राजवंश की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। और आज हमारा पहला जो आज का हमारा जो राजा है वो है उद्योतचंद। तो देखिए दोस्तों बाज बहादुर चंद के बाद उद्योतचंद जो है गद्दी पर बैठा और यह एक शिक्षा प्रेमी राजा था। देखिए बाज बहादुर के बाद उद्योतचंद गद्दी पर बैठा, मैंने बता दिया आपको। और वीर इसके जो वीर सेनापति थे कौन थे? तो उद्योतचंद के वीर सेनापतियों की बात करें तो मैसी साहू, शिरोमणि जोशी और हिरू देववा। ठीक है, इनके नाम जरूर याद रखना आप। मैसी साहू, शिरोमणि जोशी और हिरू देवबा, ये तीनों दोस्तों सेनापति थे किसके? उद्योतचंद के। क्लियर है, ये तीनों याद रखेंगे। पूछा जा सकता है आपको कि मैसी साहू जो है किस चंद्रवंश के शासक का सेनापति था? तो उद्योतचंद का था। शिरोमणि जोशी किसका था? उद्योतचंद का था। और हिरू देवबा किसका था? उद्योतचंद का था। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है दोस्तों 1680 ईस्वी में गढ़वाली शासक जो है मेदिनी शाह ने डोटी राज्य से संधि की तथा दोनों ने उद्योतचंद के खिलाफ
पश्चिम व पूर्व से मोर्चा खोल दिया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 1680 में क्या हुआ, 1680 में गढ़वाली शासक था मेदिनी शाह। तो मेदिनी शाह ने किसके साथ संधि कर ली, पश्चिमी नेपाल का राज्य है डोडी राज, यहाँ संधि कर ली। और इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, इन दोनों ने मिलकर उद्योगचंद के खिलाफ जो है पश्चिम व पूर्व से मोर्चा खोल दिया। और साथ ही साथ डोटी ने जो है चंपावत में तथा मेदिनी शाह ने दूनागरी द्वाराहाट क्षेत्र में आक्रमण किया, लेकिन दोनों को जो है उद्योगचंद ने पराजित कर दिया। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे कि देखिए 1680 में क्या हुआ, मेदिनी शाह ने जो है डोटी राज्य यानी कि जो पश्चिमी नेपाल का जो राज्य है, इन दोनों ने मिलकर जो है उद्योगचंद के खिलाफ आक्रमण करना शुरू कर दिया। और जो डोटी थे, जो नेपाल के जो पश्चिमी नेपाल के जो राजा थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने चंपावत पर आक्रमण किया और मेदिनी शाह ने दूनागरी डीडीहाट पर आक्रमण किया, दूनागरी द्वाराहाट पर। तो इन दोनों जगह पर आक्रमण किया। तो आक्रमण करने के बाद दोस्तों उद्योगचंद ने इन दोनों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, हरा दिया। क्लियर है। चल अगला फैक्टर दोस्तों, 1680 में अपनी विजयों से खुश होकर, अभी मैंने आपको बताया कि 1680 में दोस्तों उसने मेदिनी शाह और जो डोटी राज्य है उसको पराजित किया। तो 1680 में अपनी विजयों से खुश होकर उद्योगचंद ने क्या किया, उद्योगचंद प्रयागराज तीर्थ यात्रा पर चला गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका बनेगा, देखिए प्रयागराज तीर्थ यात्रा किस चंद्रवंश के शासक ने या किस चंद्रवंश के राजा ने की थी। तो प्रयागराज तीर्थ यात्रा की थी उद्योगचंद ने। ठीक है, याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। उद्योगचंद ने दोस्तों प्रयागराज तीर्थ यात्रा की थी। और इसी दौरान दोस्तों समय का फायदा उठाकर उसी समय जो है डोडी राजा देवपाल ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसकी हार हुई। तो देखिए प्रयागराज यानी कि उद्योगचंद कहाँ चले गया, प्रयागराज तीर्थ यात्रा पर चले गया। तो उसी समय जो है पश्चिमी नेपाल का जो राजा था देवपाल, तो देवपाल ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, लेकिन उसकी पराजय हुई। ठीक है, यानी कि वो हार गया। उसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे, विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, याद रखेंगे कि उद्योगचंद, आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है कि चंद्रवंश के किस शासक ने जो है विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला राजा था आपका उद्योगचंद। ठीक है, उद्योगचंद। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला पॉइंट देखिए, उद्योगचंद ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया दोस्तों, जैसे चंदेश्वर मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, त्रिपुरा देवी मंदिर अल्मोड़ी में है, पार्वतीश्वर मंदिर। तो इन सारे मंदिरों का निर्माण किसने कराया, उद्योगचंद ने। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सारे मंदिरों का निर्माण किसने किया, उद्योगचंद ने किया। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, बरम ताम्रपत्र। तो देखिए बरम ताम्रपत्र से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो बरम ताम्रपत्र जो है किससे संबंधित है, आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो उद्योगचंद से संबंधित है बरम ताम्रपत्र। इसमें दोस्तों उद्योगचंद के बारे में हमें जानकारी मिलती है बरम ताम्रपत्र से। तो याद रखें, पिथौरागढ़ बरम ताम्रपत्र याद रखेंगे, ये उद्योगचंद के बारे में हमें जानकारी देता है। आपको पूछा जा सकता है कि बरम ताम्रपत्र किस चंद राजा से संबंधित है, तो इसको आप आंसर करेंगे उद्योगचंद। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों उद्योगचंद को आपने देखा, तो सारे फैक्ट हमने देखे कि मैसी साहू, शिरोमणि जोशी और हीरू देवबा जो है उद्योगचंद के सेनापति रहे। और साथ ही साथ 1680 में गढ़वाली शासक मेदिनी शाह और डोटी राज्य से संधि होने पर जो है उद्योगचंद ने जो है इन दोनों को हराया, यानी कि डोटी राज्य के राजा देवपाल को भी हराया। ठीक है, और मेदिनी शाह को भी हराया। तो इन्हीं विजयों से खुश होकर दोस्तों उद्योगचंद ने प्रयागराज तीर्थ यात्रा जाने का जो है, यानी कि प्रयागराज तीर्थ यात्रा पर गया इन्हीं विजयों से खुश होकर। और उसी समय डोटी राजा देवपाल ने जो है कुमाऊं पर आक्रमण किया और वो हार गया। और कुछ मंदिरों का जो है निर्माण किया था उद्योगचंद ने, अभी मैंने आपको बताया त्रिपुरा देवी, सोमेश्वर महादेव मंदिर, तो इनको आप याद रखेंगे, पार्वतीश्वर मंदिर।
उसके बाद बरम तामपत्र दोस्तों, पिथौरागढ़ में बरम तामपत्र से हमें उद्योतसन के बारे में जानकारी मिलती है। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। उद्योतसन के बाद दोस्तों कौन राजा बना? तो उद्योतसन के बाद उसका पुत्र ज्ञानचंद्र जो है दोस्तों गद्दी पर बैठा। तो ज्ञानचंद गद्दी पर बैठा, इससे रिलेटेड क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं देखिए। तो ज्ञानचंद की बात करें, ज्ञानचंद कौन था? ज्ञानचंद था उद्योतसन का पुत्र। तो उद्योतसन का पुत्र था ज्ञानचंद, ये गद्दी पर बैठा और यह औरंगजेब का समकालीन था। आपको पूछा जा सकता है कि ज्ञानचंद जो है किसके समकालीन था? तो ये औरंगजेब के समकालीन था, इसको याद रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, 1699 में बधाणगढ़ को अपने अधिकार में लिया और इसी दौरान नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसे अल्मोड़ा के नंदा देवी में प्रतिष्ठित किया गया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने इससे पिछला जो आपको बताया था, पिछला जो राजा हुए उसमें मैंने बताया था आपको। तो बाज बहादुर चंद ने दोस्तों क्या किया? नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से अल्मोड़ा के प्राचीन दुर्ग में स्थापित किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या क्या बताया गया है? यहाँ पर कहा गया कि नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा, यानी कि सोने की प्रतिमा जो है, नंदा देवी की सोने की प्रतिमा जो है आप बधाणगढ़ से जो है प्राप्त हुई। तो जिसे अल्मोड़ा के नंदा देवी में प्रतिष्ठित किया, किसने किया? तो ये ज्ञानचंद ने किया दोस्तों, याद रखें। नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को अल्मोड़ा के नंदा देवी में किसने प्रतिष्ठित किया? तो ज्ञानचंद ने किया। आपको पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखेंगे। उसके बाद अगला फैक्ट है दोस्तों, देखिए ज्ञानचंद के समकालीन गढ़वाली शासक कौन था? आपको पूछा जा सकता है। तो ज्ञानचंद के समकालीन गढ़वाली शासक कौन था? वो था फतेहपति शाह। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फतेहपति शाह जो है किस चंद्रवंश के शासक, चंद्रवंश के राजा के समकालीन था? तो ये ज्ञानचंद का समकालीन था, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों कि कटूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनवाया, किसने बनाया? ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए कटूर घाटी में जो है बद्रीनाथ मंदिर किसने बनाया था? तो ये ज्ञानचंद ने बनाया था। उसके साथ साथ इसके शासनकाल में चंद्रवंश के शासक मलेरिया के शिकार हो गए। तो आपको पूछा जा सकता है कि किस शासक के जो है कि ऐसे पूछा जा सकता है किस चंद्रवंश के शासनकाल में चंद्रवंश के शासकों को जो है, चंद्रवंश के शासक जो हैं मलेरिया के शिकार हो गए, ये ऐसे पूछा जा सकता है आपको। तो वो आपका आंसर रहेगा ज्ञानचंद। तो इन ज्ञानचंद के शासनकाल में जो है, जो चंद्रवंश के शासक हैं वो मलेरिया के शिकार हो गए थे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है आपका दुधौली का युद्ध। देखिए ये दुधौली का युद्ध आपने कई बार पढ़ा होगा। दुधौली का युद्ध कब हुआ? कब हुआ? 1703 ईस्वी में दुधौली का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? आपको याद रखना है, ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच हुआ। फतेहपति शाह अभी मैंने आपको बताया था गढ़वाल का शासक था फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह और ज्ञानचंद के बीच में दुधौली का युद्ध हुआ दोस्तों। ये पूछा जाता है दुधौली का युद्ध कब हुआ? आपको पूछा जा सकता है कब हुआ? 1703 में जो है इसका युद्ध हुआ दुधौली का। किसके बीच हुआ? तो ये ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच में हुआ। ठीक है, और ज्ञानचंद के आक्रमण से फतेहपति शाह जो है श्रीनगर भाग गया। यानी कि ज्ञानचंद ने जब गढ़वाल पर आक्रमण किया तो फतेहपति शाह जो है भाग के कहाँ चले गया? श्रीनगर चले गया। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है क्या कि दुधौली का युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ। ठीक है, तो 1703 में हुआ ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच में। क्लियर है? इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं ज्ञानचंद से। तो ज्ञानचंद दोस्तों उद्योतसन का पुत्र था और ये औरंगजेब का समकालीन था ज्ञानचंद। और इसने दोस्तों नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा जो है अल्मोड़ा के नंदा देवी में प्रतिष्ठित की ज्ञानचंद ने, और इसको गढ़वाली शासक फतेहपति शाह का समकालीन माना जाता है। और ज्ञानचंद ने दोस्तों कटूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनाया और इसी के शासनकाल में दोस्तों चंद्रवंश के शासक जो हैं मलेरिया के शिकार हो गए। और साथ ही साथ दोस्तों दुधौली का युद्ध हुआ 1703 में, जिसमें ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच हुआ। और इसमें ज्ञानचंद के आक्रमण से जो है दोस्तों फतेहपति शाह श्रीनगर भाग गया। तो इतनी चीज़ें आपको
याद रखनी है ज्ञानचंद से। तो ज्ञानचंद के बाद दोस्तों राजा बना जगतचंद। ठीक है, तो जगतचंद से संबंधित फैक्ट देखेंगे। देखिए ज्ञानचंद के बाद कौन गद्दी पर बैठा? जगतचंद बैठा। और जगतचंद को दोस्तों जगतचंद के शासन को चंदवंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों यहाँ से। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि चंदवंश किस चंदवंश के शासक के काल को जो है स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये आपका आंसर रहेगा जगतचंद। तो जगतचंद के शासन को चंदवंश का स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है चंदू के इतिहास में सर्वाधिक उत्कर्ष काल माना जाता है जगतचंद का। तो आपको पूछा जाता है अगर कि चंदू के इतिहास में सर्वाधिक उत्कर्ष काल, ठीक है, सर्वाधिक उत्कर्ष काल किस राजा का माना जाता है? तो आपका जगतचंद। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। अगला है पॉइंट जगतचंद के समय देश जो है धन धान्य से परिपूर्ण था और तराई भाबर से 9 लाख रुपए की आय हो रही थी। कहने का मतलब ये है कि जो जगतचंद का जो शासन था ये काफ़ी अच्छा शासन जगतचंद का रहा और इसमें देश जो है धन धान्य से परिपूर्ण था। ठीक है, ये याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि जगतचंद ने दोस्तों जुआरियों पर कर लगाया था। तो ये पूछा जाता है कि चंदवंश के किस राजा ने दोस्तों, किस शासक ने जुआरियों पर कर लगाया था? तो जुआरियों पर कर लगाने वाला चंदवंश का शासक कौन था? जगतचंद। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जुआरियों पर, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जुआरियों पर कर किसने लगाया? जगतचंद। जू और जो, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो जगतचंद ने जुआरियों पर कर लगाया था, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों जगतचंद की मृत्यु जो है चेचक के कारण जो है जगतचंद की मृत्यु जो है चेचक के कारण हुई और इसके बाद जो है दोस्तों चंदवंश का जो है पतन होना शुरू हो गया था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जगतचंद जो है आपका, इसके काल को जो है चंदवंश का स्वर्ण काल माना जाता है और सर्वाधिक उत्कर्ष काल माना जाता है जगतचंद के शासन को। और साथ ही साथ जगतचंद ने दोस्तों जुआरियों पर जो है कर लगाया था जगतचंद ने। और जगतचंद की मृत्यु चेचक के कारण हुई और इसके बाद दोस्तों चंदवंश का पतन होना शुरू हो गया था। तो जगतचंद के शासनकाल के अंतिम दिनों में दोस्तों जगतचंद की मृत्यु के बाद जो है चंदवंश का पतन जो है धीरे धीरे होना शुरू हो गया। तो जगतचंद के बाद दोस्तों कौन राजा बना? तो जगतचंद के बाद देवीचंद जो है क्या बना? राजा बना। तो इससे रिलेटेड जितने फैक्ट आपके क्वेश्चन बनेंगे उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो देवीचंद जो है दोस्तों ये किसके बाद राजा बना? जगतचंद के बाद राजा बना देवीचंद। देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है कि एटकिंसन तथा रुद्रदत्त पंत के अनुसार, ठीक है, एटकिंसन तथा रुद्रदत्त पंत ने क्या कहा है? देवीदत्त को चंदवंश का मोहम्मद बिन तुगलक इसको कहा जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि चंदवंश के किस राजा को, किस शासक को मोहम्मद बिन तुगलक जो है कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंदवंश के किस शासक को, किस राजा को मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों देवीचंद को। ठीक है, याद रखेंगे देवीचंद। तो देवीचंद को दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है चंदवंश का। किसने कहा है? एटकिंसन तथा रुद्रदत्त पंत ने। याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। आपको ये पता तो होगा मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है देवीचंद को। तो किसके अनुसार है? एटकिंसन तथा रुद्रदत्त पंत के अनुसार। ठीक है, चल अगला फैक्ट देखेंगे देवीचंद से। देखिए कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने की चाह रखने वाला राजा कौन था? तो वो था देवीचंद। आपको पूछा जा सकता है कि कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने की चाह रखने वाला चंद राजा या चंद शासक कौन था? तो वो था आपका देवीचंद। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए देवीचंद मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला का समकालीन था। आपको पूछा जा सकता है कि देवीचंद दोस्तों चंदवंश में देवीचंद किसका समकालीन था? तो ये मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला का समकालीन था। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों अफगानी सेनापति
चंद्रवंश का पहला शासक था जिसने अफगानी सेनापति बनाया था। तो अफगानी सेनापति जो था वो था आपका दाऊद खां। तो दाऊद खां को अपना मुख्य सेनापति बनाया। तो चंद्रवंश का पहला ऐसा शासक जिसने अपना मुख्य सेनापति जो है अफगानी सेनापति जो है अफगान का जो है सेनापति बनाया दाऊद खां को। तो पूछा जा सकता है अफगान सेनापति कौन था देवीचंद का, तो वो था आपका दाऊद खां, याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए देवीचंद की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन राजा बनता है, अजीत चंद जो है गद्दी पर बैठता है। तो देवीचंद से आपको क्या याद रखना है, देवीचंद को चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप। दूसरा, कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने की चाह रखने वाला राजा कौन था, देवीचंद। और देवीचंद मोहम्मद शाह रंगीला का समकालीन था, मुगल शासक जो था आपका मोहम्मद शाह रंगीला उसका समकालीन था। और देवीचंद दोस्तों इसने अपना जो सेनापति बनाया वो किसे बनाया, दाऊद खां को बनाया जो एक अफगानी था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और उसके बाद देवीचंद की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। उसके बाद अजीत चंद जो है गद्दी पर बैठता है। तो अजीत चंद से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। देखिए अजीत चंद की बात करें तो अजीत चंद कुमाऊं के इतिहास में अजीत चंद का शासन जो है गैंडागर्दी के नाम से कुख्यात है। तो इसके शासनकाल को क्या कहा जाता है, गैंडागर्दी के नाम से कुख्यात है अजीत चंद का शासन। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है चंद्रवंश के किस राजा का शासन जो है गैंडागर्दी के नाम से कुख्यात है, तो आपका आंसर रहेगा अजीत चंद। अगला फैक्ट है अजीत चंद से 1721 ईस्वी में पूरनमल तथा मानिक चंद ने राजा अजीत चंद की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो याद रखेंगे अजीत चंद से संबंधित आपने ये दो फैक्ट याद रखने। और 1721 में इसको जो है पूरनमल और मानिक चंद ने जो है अजीत चंद की हत्या कर दी थी। और इसके बाद जो है दोस्तों उद्योग चंद का पुत्र जो है कल्याण चंद राजा बना, यानी कि कल्याण चंद पंचम। ठीक है, कल्याण चंद पंचम जो है क्या बना, कहीं कहीं पर इसको चतुर्थ भी कहा गया है, चौथा भी बताया है। तो यहाँ पर कल्याण चंद जो पंचम है दोस्तों ये गद्दी पर बैठा। उद्योग चंद का पुत्र था ये, जिसकी बात हमने अभी पिछले उसमें की थी। तो उद्योग चंद का पुत्र कौन था, कल्याण चंद। कल्याण चंद पंचम जो है उसके बाद दोस्तों राजा बना। तो अजीत चंद के बाद उद्योग चंद का पुत्र कल्याण चंद राजा बना। अब कल्याण चंद पंचम के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों अजीत चंद के बाद जो है कल्याण चंद पंचम की हम बात करें तो देखिए पंचम से इनकी कल्याण चंद पंचम से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उन सभी पर बात करेंगे। तो देखिए कल्याण चंद पंचम की बात करें तो कल्याण चंद ने जो है मुगल बादशाह रंगीला को भेंट देने हेतु दोस्तों जागेश्वर के मंदिर से ऋण लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि जागेश्वर मंदिर से ऋण किसने लिया था। ठीक है, तो किसने लिया था, कल्याण चंद ने लिया था, याद रखेंगे इसको। कल्याण चंद ने मुगल बादशाह रंगीला को भेंट देने के लिए क्या किया था, जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। आपको पूछा जा सकता है चंद्रवंश के किस शासक ने जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था, तो किसने लिया था, कल्याण चंद ने लिया था, इनकी कल्याण चंद पंचम ने लिया था। अगला पॉइंट देखिए कल्याण चंद का राजकवि कौन था, तो राजकवि था शिव। ठीक है, तो शिव जो है कल्याण चंद पंचम का राजकवि था और जिसने दोस्तों कल्याण चंद्रोदयम नामक पुस्तक लिखी। आपको पूछा जा सकता है कि कल्याण चंद्रोदयम नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो कल्याण चंद्रोदयम नामक पुस्तक लिखी है शिव ने। और शिव कौन था, ये कल्याण चंद का राजकवि था। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको राजकवि कौन था, शिव था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी, कल्याण चंद्रोदयम लिखी। और आपको किसी भी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद अगला जो फैक्ट है वो है इसके काल में रोहिलों का आक्रमण हुआ। आपको पूछा जा सकता है किसके काल में हुआ, तो ये हुआ आपका कल्याण चंद के शासनकाल में। उसके बाद देखिए रोहिलों का आक्रमण हुआ तो रोहिलों ने दोस्तों रुद्रपुर, भीमताल, रामगढ़, अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया और अनेक मंदिरों को उजाड़ दिया। तो दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि रोहिलों का आक्रमण कब हुआ, तो कल्याण चंद के शासनकाल में हुआ।
कल्याणचंद पंचम के शासनकाल में। और रोहिलों ने दोस्तों रुद्रपुर, भीमताल, रामगढ़, अल्मोड़ा इनकी संपूर्ण कुमाऊं में जो है इन्होंने अधिकार कर लिया था रोहिलों ने। तो रोहिलों के आक्रमण के डर से बचने के लिए कल्याणचंद ने जो है क्या किया, गढ़वाल की ओर कल्याणचंद चले गया। ठीक है, याद रखेंगे, रोहिलों के आक्रमण के डर से बचने के लिए कल्याणचंद गढ़वाल की ओर चला गया। और उसके बाद देखिए कल्याणचंद के समय जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट आप याद रखेंगे, कल्याणचंद के समय जो है 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, नादिर शाह ने भारत में आक्रमण कब किया था, 1739 में किया था। तो उस समय चंद शासक कौन था, तो कल्याणचंद था। ये याद रखेंगे, आपको ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया उस समय चंद वंश का शासक कौन था, तो वो था आपका कल्याणचंद। क्लियर है। चल देखिए, कल्याणचंद से आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद कल्याणचंद के बाद उसका पुत्र जो है दीपचंद जो है गद्दी पर बैठा। तो आपको कल्याणचंद पंचम से सारी फैक्ट याद रखनी है। ठीक है, जागेश्वर मंदिर से ऋण किस चंद शासक ने लिया था, वो कल्याणचंद ने लिया था। और कल्याणचंद का राजकवि कौन था, शिव था, जिसने कल्याण चंद्रोदयम नामक पुस्तक लिखी। और कल्याणचंद के शासनकाल में दोस्तों रोहिलों ने आक्रमण किया और रुद्रपुर, भीमताल, रामगढ़, अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया और अनेक मंदिरों को जो है उजाड़ दिया। तो रोहिलों के आक्रमण के डर से जो है कल्याणचंद जो है गढ़वाल भाग गया। और कल्याणचंद के ही समय दोस्तों नादिर शाह ने आक्रमण किया था भारत में 1739 में। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों कल्याणचंद के बाद उसका पुत्र जो है दीपचंद, तो दीपचंद जो है गद्दी पर बैठा। तो देखिए दीपचंद से संबंधित फैक्ट आप जानेंगे। देखिए बात करें दीपचंद की, तो दीपचंद जो है कल्याणचंद के बाद जो है गद्दी पर बैठा। तो देखिए शिवदत्त जोशी के संरक्षण में गद्दी पर बैठा, यानी कि शिवदत्त जोशी के संरक्षण में कौन गद्दी पर बैठा, दीपचंद। ठीक है, और शिवदत्त जोशी वही शिवदत्त जोशी है दोस्तों, ये कौन, हर्षदेव जोशी के पिता हैं। ठीक है, हर्षदेव जोशी के पिता कौन है, शिवदत्त जोशी। और हर्षदेव जोशी को आप जानते हैं कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। और शिवदत्त जोशी दोस्तों कल्याणचंद का जो है सेनापति तथा सलाहकार था। क्लियर है। तो आप याद रखेंगे कि कल्याणचंद के बाद जो है दीपचंद जो है उसका पुत्र शासक बना, राजा बना। और शिवदत्त जोशी के संरक्षण में उसको गद्दी में बैठाया गया, क्योंकि शिवदत्त जोशी कौन था, ये कल्याणचंद का सेनापति और सलाहकार था। उसके बाद देखिए कुमाऊं का गूंगा राजा कहा जाता है। तो कुमाऊं का गूंगा राजा किसको कहा जाता है, तो गूंगा राजा कहा जाता है दीपचंद को। याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि कुमाऊं का गूंगा राजा किसे कहा जाता है, या चंद्रवंश में गूंगा राजा किसे कहते हैं, तो दीपचंद को कहते हैं। क्योंकि दीपचंद दोस्तों नाबालिग था, संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में थी, शिवदत्त जोशी के हाथ में थी। मैंने अभी बताया हर्षदेव जोशी के पिता हैं शिवदत्त जोशी। तो शिवदत्त जोशी के हाथ में शासन की पूरा बागडोर थी। और दीपचंद जो है इसको एक जो है गद्दी पर बैठाया था एक नाम मात्र का, इसलिए इसको दोस्तों कुमाऊं का गूंगा राजा भी कहा जाता है। ठीक है, तो गूंगा क्यों कहा जाता है मैंने बता दिया आपको, कि दीपचंद जो है दोस्तों नाबालिग था और संपूर्ण जो शासन व्यवस्था थी वो शिवदत्त जोशी के हाथों में थी। और शिवदत्त जोशी कल्याणचंद का सेनापति और सलाहकार था। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। देखिए शिवदत्त जोशी की बात हम कर रहे थे। शिवदत्त जोशी जो है दोस्तों हर्षदेव जोशी के पिता हैं। शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा, आपको पूछा जा सकता है कि कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है। तो कुमाऊं का बैरम खां किसको कहते हैं, शिवदत्त जोशी को। शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, को पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है इतिहासकार नित्यानंद मिश्र, नाम याद रखें। इतिहासकार नित्यानंद मिश्र द्वारा शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा गया है। अब देखिए आपको पूछा क्या जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि कुमाऊं का शिवाजी किस चंद शासक को कहा जाता है।
ठीक है। तो कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है, आपको पूछा जा सकता है। तो शिवदत्त जोशी को कहा जाता है। शिवदत्त जोशी जो है सेनापति था कल्याण चंद का। ठीक है, तो इसको कुमाऊं का शिवाजी भी कहते हैं और साथ ही साथ अभी मैंने आपको बताया था कुमाऊं का बैरम खां भी कहते हैं। तो कुमाऊं का शिवाजी और कुमाऊं का बैरम खां किसको कहते हैं, शिवदत्त जोशी को। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों कि दीपचंद के शासन के समय क्या हुआ था। तो दीपचंद के शासन के दौरान पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। आपको पूछा जा सकता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध जब हुआ तो उस समय चंद वंश का शासक कौन था। तो उस समय कौन था, दीपचंद था। ठीक है, और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। इसमें जो है शाह आलम द्वितीय के आवेदन पर 4000 कुमाऊनी सैनिकों ने हरिराम तथा बीरबल नेगी के नेतृत्व में भाग लिया था। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है किस कुमाऊं से किसने भाग लिया था, कितने सैनिकों ने भाग लिया था, आपको पूछा जा सकता है। तो कुमाऊं से 4000 सैनिकों ने भाग लिया था दोस्तों। इसमें हरिराम और बीरबल नेगी के नेतृत्व में जो है भाग लिया था। ठीक है, और ये हरिराम और बीरबल जो है कौन थे ये, तो ये सैनिक थे दीपचंद के। तो आपको किस पूछा जा सकता है पानीपत के तृतीय युद्ध में चंद वंश का राजा कौन था, तो दीपचंद था और इसी ने अपने सैनिकों को, अपने सेनापति को जो है 4000 सैनिकों के साथ जो है भेजा। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दीपचंद ने अपनी मूर्ति जागेश्वर के मंदिर में स्थापित करवाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है चंदवंश के किस राजा ने अपनी मूर्ति जागेश्वर के मंदिर में, अर्थात जागेश्वर का मंदिर यानी कि अल्मोड़ा में स्थापित करवाई थी। तो आंसर रहेगा आपका दीपचंद। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दीपचंद ने अपनी मूर्ति जो है जागेश्वर के मंदिर में स्थापित करवाई थी दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला फैक्ट क्या है, 1764 में शिवदत्त जोशी की मृत्यु के बाद कुमाऊं में अराजकता व अशांति फैल गई। यानी कि जो शिवदत्त जोशी हैं, आपको मैंने बताया भी ऊपर शिवदत्त जोशी को क्या किन किन नामों से जाना जाता है। पहला तो शिवदत्त जोशी जो है हर्षदेव जोशी के पिता हैं और हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। और साथ ही साथ शिवदत्त जोशी दोस्तों, शिवदत्त जोशी को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, बैरम खां। कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का शिवाजी। तो इन सारे फैक्ट को आप याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कब मृत्यु हुई शिवदत्त जोशी की, 1764 में। तो इसकी मृत्यु के बाद जो है दोस्तों पूरे कुमाऊं क्षेत्र में अराजकता तथा अशांति फैल गई। इसके बाद देखिए दीपचंद के बाद दोस्तों, दीपचंद के बाद कौन बना, मोहनचंद जो है शासक बना। तो मोहनचंद की बात करें, एक मिनट। तो दीपचंद के बाद मोहनचंद दोस्तों राजा बना और कुमाऊं में नागा बाबुओं की सेना तैयार की। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। तो दीपचंद के बाद जो है मोहनचंद गद्दी पर बैठा और मोहनचंद से संबंधित आपको फैक्ट याद रखना है दोस्तों कि कुमाऊं में नागा बाबाओं की सेना तैयार किसने की। आपको पूछा जा सकता है कि चंदवंश के किस राजा ने कुमाऊं में नागा बाबाओं की सेना तैयार की। तो किसने की, तो की मोहनचंद ने। ठीक है, याद रखेंगे, मोहनचंद से आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए मोहनचंद के अत्याचारों से, देखिए मोहनचंद के अत्याचारों से असंतुष्ट होकर हर्षदेव जोशी, जयानंद जोशी, जिसको हम जोशी बंधु कहते हैं, ठीक है, और अन्य लोगों ने जो है गुप्त रूप से पत्र भेजकर गढ़वाल के राजा ललित शाह को जो है कुमाऊं पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए मोहनचंद के अत्याचारों से परेशान होकर हर्षदेव जोशी और जयानंद जोशी और अन्य लोगों ने जो है क्या किया, गुप्त रूप से गढ़वाल के राजा ललित शाह को पत्र लिखा और कुमाऊं पर आक्रमण करने हेतु क्या किया, आमंत्रित किया। तो याद रखेंगे कि देखिए ललित शाह को जो है कुमाऊं पर आक्रमण करने का जो है आमंत्रण दिया गया, किसके द्वारा, हर्षदेव जोशी, जयानंद जोशी और अन्य लोगों के द्वारा।
और आगे चलकर दोस्तों ललित शाह ने अपने सेनापति प्रेमपति खंडूरी के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया और इसी के चलते दोस्तों बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ। आपने पढ़ा होगा बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था, 1779 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखेंगे, ये फैक्ट याद रखेंगे कि दीपचंद के बाद जो है मोहनचंद गद्दी पर बैठा और मोहनचंद ने दोस्तों नागा बाबाओं की सेना तैयार की और मोहनचंद के अत्याचारों से असंतुष्ट होकर हर्षदेव जोशी और जैनन जोशी और अन्य लोगों ने दोस्तों गुप्त रूप से पत्र भेजकर गढ़वाल के राजा ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया। और ललित शाह ने दोस्तों क्या किया, ललित शाह ने अपने सेनापति यानी कि ललित शाह का सेनापति कौन था, प्रेमपति खंडूरी। तो प्रेमपति खंडूरी के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया ललित शाह ने। देखिए 1779 में हुआ था बग्वाली पोखर का युद्ध। तो देखिए कुमाऊं पर आक्रमण किया और बग्वाली पोखर के युद्ध में मोहनचंद पराजित हो गया और ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद नाम से जो है गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, ये याद रखेंगे आप दोस्तों, ये फैक्ट है यहाँ पर। देखिए बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ आपको पूछा जा सकता है, तो किसके बीच हुआ भी पूछा जा सकता है। तो बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ आपका 1779 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ अगर पूछा जाता है, ललित शाह और मोहनचंद के बीच। ठीक है, ललित शाह यानी कि गढ़वाल का राजा ललित शाह और मोहनचंद के बीच जो है आपका बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ, जिसमें मोहनचंद पराजित हो गया और ललित शाह ने क्या किया, अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को, यानी कि ललित शाह का पुत्र था प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद नाम से गद्दी पर उसने बैठाया और प्रद्युम्न चंद ने दोस्तों 1779 से 1786 तक शासन किया। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि प्रद्युम्न चंद यानी कि प्रद्युम्न चंद वही है प्रद्युम्न शाह। ठीक है, उसका नाम चेंज करके चंद लगा करके उसको गद्दी पर बैठा दिया। तो इसका शासन जो रहा दोस्तों 1779 से 1786 तक इसका शासनकाल रहा। तो आप याद रखेंगे बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ और किनके बीच हुआ। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट है 1786 में राजा मोहनचंद पुनः कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। देखिए पराजित हुआ, पहले बग्वाली पोखर युद्ध में पराजित हुआ मोहनचंद। उसके बाद दोस्तों फिर जो है 1786 में फिर जो है मोहनचंद पुनः कुमाऊं की गद्दी पर बैठा और 1788 में हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद की हत्या कर दी। ठीक है, तो 1788 में क्या हुआ, तो 1788 में हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद की हत्या कर दी। क्लियर है, तो हर्षदेव जोशी ने कब की हत्या कब की इसकी, 1788 में मोहनचंद की हत्या कर दी और शिवचंद को गद्दी पर बैठा दिया। अब उसके बाद जो है शिवचंद को गद्दी पर बैठाया किसने, हर्षदेव जोशी ने। इसीलिए दोस्तों शिवचंद को क्या कहा जाता है, मिट्टी का महादेव कहा जाता है। याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि चंद्रवंश के किस राजा को जो है मिट्टी का महादेव कहा जाता है। मिट्टी का महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसको हर्षदेव जोशी ने जो है गद्दी पर बैठाया था और पूरा जो शासन व्यवस्था थी वो हर्षदेव जोशी के पास थी, तो इसीलिए इसको मिट्टी का महादेव कहा जाता है शिवचंद को। याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। शिवचंद के बाद दोस्तों महेंद्र चंद गद्दी पर बैठा, तो ये अंतिम चंद शासक था दोस्तों। और देखिए शिवचंद के बाद गद्दी पर कौन बैठा, महेंद्र चंद बैठा। देखिए गद्दी पर बैठा 1788 से 90। ठीक है, तो 1788 से 90 तक जो है गद्दी पर बैठा महेंद्र चंद। और महेंद्र चंद दोस्तों चंद्रवंश का अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, चंद्रवंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है, तो महेंद्र चंद। या चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था, तो महेंद्र चंद था। ठीक है, तो इसने दोस्तों फिर क्या हुआ 1790 में यानी कि 1790 में अल्मोड़ा पर जो है गोरखा राज स्थापित हो गया, यानी कि गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर जो है अपना अधिकार कर लिया। तो उसके बाद हम आगे फिर जो है महेंद्र चंद यानी कि आज हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है चंद राजवंश। तो देखिए 1790 में अल्मोड़ा का गोरखा राज स्थापित हो गया
और साथ ही साथ कहा जाता है दोस्तों कि हर्षदेव जोशी और नेपाल के राजा रणबहादुर के गुप्त पत्रों से जानकारी मिलती है कि हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को अल्मोड़ा पर आक्रमण और अधिकार करने हेतु आमंत्रित किया था। इसीलिए दोस्तों हर्षदेव जोशी को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। तो हर्षदेव जोशी ने ही दोस्तों गोरखाओं को अल्मोड़ा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, इसीलिए इसको दोस्तों कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमारा चंद राजवंश जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे दोस्तों, और आप सभी लोग दोस्तों इसको स्टार्टिंग से जो है देखें और पार्ट 1 से ही इसको जो है आप देखें, क्योंकि मैंने इसको क्रम में ही जो है राजाओं के क्रम में ही आपको इसको बताया है। तो आप क्रम में देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।